हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ मटेरियल हैंडलिंग, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स। तो हम जैसे देख सकते हैं ये क्वेश्चन 2022 में भी आया था, 2024 में भी लखनऊ यूनिवर्सिटी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक तो नहीं है, लेकिन आइए हम इसे डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ बताया गया मटेरियल हैंडलिंग का क्या मीनिंग है। तो मटेरियल हैंडलिंग रिफर्स टू द एफिशिएंट मूवमेंट, स्टोरेज, प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल एंड प्रोडक्ट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन एंड डिस्पोजल। तो बोला गया मटेरियल हैंडलिंग का मतलब होता है कि कैसे हम एफिशिएंट तरीके से अपने मटेरियल को एक प्लेस से दूसरा प्लेस तक ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, उसको पूरे मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में, डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस में, जब वो कंज्यूम हो रहा है तब के प्रोसेस में, और जब उसे डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं तब के प्रोसेस तक। It involves a variety of equipments and systems to assist the transportation and handling of goods within a facility of between the locations such as conveyors, forklifts, and pallet jacks. The primary goal of the material handling is to ensure that the right amount of right material is safely delivered to the right place at a right time with the minimum cost and maximum efficiency. तो कुल मिला के मटीरियल हैंडलिंग से ही समझ में आ रहा है कि इसका कहने का मतलब है कि मेन ऑब्जेक्टिव या मेन गोल ये होता है कि जो हमारा मटीरियल है हम उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल करें और राइट अमाउंट ऑफ मटीरियल जहाँ पहुँचाना है वहाँ पर पहुँचाएँ, वहाँ पे ट्रांसफ़र करें, राइट प्लेस पे ट्रांसफ़र करना है, राइट टाइम पे ट्रांसफ़र करना है, और खर्चा जितना कम हो सके उतना कम करने की कोशिश करें और एफिशिएंसी ज़्यादा हो। मतलब पैसे कम लगे पर एफिशिएंटली काम हो, काम अच्छे से हो। और इफ़ेक्टिव मटेरियल हैंडलिंग क्या होती है, बहुत ही क्रूशियल स्टेप होता है, क्योंकि अगर हमने इफ़ेक्टिव मटेरियल को हैंडल किया, अच्छी तरह से मटेरियल को हैंडल कर रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है और वेस्टेज वाली जो कॉस्ट होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है और हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है और प्रोडक्शन भी एफिशिएंट तरीके से होता है। ओके, फिर हम आगे बात करेंगे इसमें डेफिनेशन क्या होती है मटेरियल हैंडलिंग की। तो अकॉर्डिंग टू Britannica, material handling involves the shifting of goods and material from one place to another. It includes the production, storage, in controlling and management of material throughout the manufacturing to distribution process. तो material handling का मतलब ही हुआ कि शिफ्ट करना, उसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, और उसे प्रोटेक्ट करना, स्टोर करना, अपने मटेरियल को कंट्रोल करना कि वो ज़्यादा वेस्ट ना हो, यूज़फुल तरीके से उसे यूज़ किया जा सके पूरे मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस तक। अब मटेरियल हैंडलिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इन्हांस फैसिलिटी, material handling aims to streamline every aspect of the movement and storage of material within a facility. By reducing handling time and improving overall workflow, it ensures that the production process become more rational and less time consuming, creating a smooth operational overflow. तो बोला गया अगर हम एफिशिएंटली अच्छे तरीके से मटेरियल को हैंडल कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं अपने वेयर हाउस में, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा ओवरऑल जो वर्क है वो स्मूथ तरीके से होगा, ऑपरेशनल फ्लो जो है वो स्मूथ तरीके से होगा और लेस टाइम में काम हमारा हो जाएगा। लेकिन अगर उसी जगह पे हम उस मटेरियल को अच्छी तरह से स्टोर नहीं कर रहे हैं और उसे अपने मतलब स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर रहे हैं, तो हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा और ऑपरेशनल फ्लो स्मूथ तरीके से नहीं चलेगा। बिकॉज अगर हमारा मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं रखा है, अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से नहीं रखा है, तो वेस्टेज ज़्यादा होगी और हमें उसे ढूंढने में वक्त लगेगा। Minimize cost. One of the primary objective is to optimize the use of equipment, space and labor to reduce the operational cost. By decreasing the damage to material during the handling and reducing wastage, it ensured that the cost reduction in the production process. तो मिनिमाइज कॉस्ट का मतलब होता है कि हमें जो मटेरियल की कॉस्ट है उसे कम से कम रखनी है, क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, पर कॉस्ट जो है वो कम से कम रहे। तो कम से कम कॉस्ट रह सकती है तब जब हम अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे अपने इक्विपमेंट्स का, हमारे पास जो स्पेस बची हुई है उसका, और जो लेबर यहाँ पे काम कर रहे हैं उनका। जब उनका हम पूरी तरह से ऑप्टिमाइज यूज़ का मतलब होता है जितना अच्छी तरीके से यूज़ कर पाएँ अपने लेबर्स का, स्पेस का, अपनी मशीनरी का, इक्विपमेंट्स का, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, कॉस्ट में डिक्रीज़ आएगा।
और इसके साथ साथ अगर हम डैमेज कम करेंगे तो हमारा जो डैमेज या वेस्टेज वाला भी खर्चा है वो भी कम हो जाएगा। इम्प्रूव सेफ्टी। सेफ्टी Improve safety. Safety is very essential in material handling. The objective is to minimize the risk of accidents and injuries to personnel by ensuring safety handling and transportation of material, implementing safety standards and using equipment that meets safety standard. बोला गया है कि safety standards जो है वो हमें maintain करके रखने हैं। अगर हम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं करेंगे तो रिस्क है कि इंजरीज और एक्सीडेंट हो सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर मटेरियल के, और जिससे हो सकता है कि हमारी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाए। अगर एक्सीडेंट्स और इंजरीज़ हो गई तो हमारा कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके, तो हमें सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के साथ काम करना है। इसके बाद हमारा है ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन, स्पेस यूटिलाइजेशन। बोला कि efficient layout design and effective storage solution are very essential for the best utilization of space available. Proper space utilization help in accommodating more material and aid in organized movement of material, optimizing the operational efficiency. बोला कि एक अच्छी एफिशिएंट लेआउट बनाना है, मतलब हमें क्या करना है, अपने स्पेस जो हमारे पास स्पेस है जहाँ पे हमें अपने मटेरियल को स्टोर करने वाले उसका प्रॉपर यूज़ करना है। ये नहीं कि सामान आ रहा है वेयर हाउस में तो कहीं भी फेंक के कोने में कर दो, उसको प्रॉपर लाइन बाय लाइन लगाओ ताकि वो स्पेस वहाँ पे प्रॉपर यूटिलाइज हो पाए। इसके साथ साथ इस तरीके से उन सारे सामान को रखो कि जब आपको उसे लेना हो, उसको ढूंढना हो तो आपको आसानी से आपके आँख के सामने हो, आपको मिल जाए। ये नहीं कि आपको ढूंढने में बहुत घंटों लग रहे हैं कि आपने कहाँ रख दिया वो रॉ मटेरियल, कहाँ पे रख दिया आपने मटेरियल, आपको मिल ही नहीं रहा है। तो उसको इस तरीके से प्रॉपर यूटिलाइज करो स्पेस को कि आपका जो सामान है वो सारा आपके वेयर हाउस में आ जाए और जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसे ईजिली फाइंड भी कर पाओ। Ensure time delivery. Time availability of material is crucial for interrupted production and meeting delivery schedules. अच्छा, अगर मैंने वेयर हाउस में प्रोडक्ट तो रख दिया अपना, पर वो ढूंढने पे जब काम है तो मिल नहीं रहा है, और जब वो मिल नहीं रहा है तो हम कॉन्टीन्यूस प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो किस प्लेस पे रखा है, ईजिली मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, ये तो एक फैक्टर होता ही होता है, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्शन है वो रुक सकता है। अगर हमें प्रोडक्ट हमने अपने वेयर हाउस में कहीं कोने में जाके रख दिया है और वो हमें मिल भी नहीं रहा है क्योंकि हम अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं है, प्रॉपर स्पेस का यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, उससे क्या होगा कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमें मिलेगा नहीं और हमारा प्रोडक्शन क्या है वो लेट हो जाएगा। तो टाइमली डिलीवरी के लिए, टाइमली प्रोडक्शन के लिए हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छी तरीके से अरेंज होने चाहिए वेयर हाउस में। ठीक है, उसके बाद आता है मेंटेन मटेरियल क्वालिटी। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू कीप मटेरियल सेफ फ्रॉम हार्म डन वेयर एंड टेयर फाइल दे आर बीइंग मूव्ड, स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्ट। ये तो बहुत जाहिर सी बात है कि हम मान लीजिए अपने प्रोडक्ट्स को, मटेरियल को वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, और उस पर गंदगी लग रही है, वो टूट फूट जा रहा है, उस पर डर्ट लग जा रही है, फट जा रहा है, तो ट्रांसपोर्ट करते वक्त एक प्लेस से दूसरी प्लेस तो क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो क्वालिटी में हम क्या कर रहे हैं, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर दे रहे हैं क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो टूट रहा है, फूट रहा है, उसमें गंदगी लग रही है, मिट्टी लग रही है। तो ये ध्यान में रखना है, जब अपने मटेरियल को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं तो इतना ध्यान रखना है कि उसमें कोई भी डर्ट नहीं लगनी चाहिए, हार्म नहीं होना चाहिए, वेयर एंड टेयर नहीं होना चाहिए। Enhance customer satisfaction. By ensuring the right product are delivered in a right condition at a right time, material handling plays a vital role in meeting the customer expectations. बोला गया है कि कस्टमर का सेटिस्फैक्शन कब होता है, जब उन्हें सही प्रोडक्ट मिलता है, क्वालिटी अच्छी होती है, प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं हो और वो इफ़ेक्टिवली काम कर रहा हो। तो यहाँ पे यही कहा गया है, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन को इन्हांस करना है, प्रोडक्ट को सही कंडीशन में उन तक पहुँचाकर, सही टाइम पर पहुंचाकर, तभी उनका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो बढ़ेगा, तभी उनकी कस्टमर की एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी। अगर प्रोडक्ट जो है वो डैमेज रिसीव होगा, सही टाइम पर रिसीव नहीं होगा, तो वो पहले से ही डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे, उन्हें प्रोडक्ट पहले ही नहीं अच्छा लगेगा जस्ट बिकॉज ऑफ लेट डिलीवरी। तो लेट डिलीवरी से नहीं, टाइमली डिलीवरी करनी चाहिए और राइट कंडीशन में प्रोडक्ट होना चाहिए। सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मटेरियल हैंडलिंग नीड्स टू वर्क
well in the company's main goal and plans. This is important because it helps the company to be successful. बोलेंगे मटेरियल हैंडलिंग जो होती है वो अच्छे तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंपनी को सक्सेसफुल होने में। ठीक है, मटेरियल की क्वालिटी अच्छी होगी तो प्रोडक्ट भी अच्छा बनेगा। अगर मटेरियल ही लो क्वालिटी का है, वेयर एंड टेयर से बना है, डर्ट लगी हुई है, तो हम उसको यूज़ करके एक अच्छा फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना सकते। तो वो जो बनेगा फाइनल प्रोडक्ट वो भी ख़राब बनेगा अगर वो वेयर एंड टेयर और डर्ट और हार्म हो चुका उस मटेरियल में तो। ओके, next is environmental friendly. Nowadays, implementing eco-friendly practices in material handling process is increasing because a priority in our country is aimed to minimize environmental impact and resource wastage by adopting environment friendly and technologies. तो अब जो कंपनीज नई कंपनीज एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, उनका ही मेन फोकस है कि जो उनकी कंपनी हो वो इको फ्रेंडली हो। तो यहाँ पे यही बात की गई कि इको फ्रेंडली कंपनीज होनी चाहिए ताकि हमारे इन्वायरमेंट को वो कोई हार्म ना कर रही हो, और जो मटेरियल हैंडलिंग को हैंडल करने का तरीका है वो भी इको फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, ताकि हमारा इन्वायरमेंट पे कम से कम इम्पैक्ट पड़े और कुछ ज़्यादा वेस्ट भी निकल के बाहर ना आए। ओके, फिर enhance flexibility. Material handling system aim to be flexible to adapt to changes in future in product and process or demand. Flexibility is very essential to meet varying customers' need and to adjust the fluctuation in the market demand. अब यहाँ पे बोला गया कि मटेरियल को हैंडल करना एक फ्लेक्सिबल तरीका होना चाहिए। बहुत ही अगर इसका सिस्टम फ्लेक्सिबल नहीं है, फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है कि हमें जब चाहिए तब हम करें, जब नहीं चाहिए तो हम नहीं करें वो काम। तो मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए और चेंजेस को अडेप्ट कर पाता हो प्रोसेस और डिमांड को। मान लो आज डिमांड है तो हम इस प्रोडक्ट को बना रहे हैं, नहीं डिमांड है तो नहीं बना रहे हैं। तो उसके लिए जो मटेरियल चाहिए वो उसी तरह से फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि अभी डिमांड है तो हम बनाएंगे तो हमारे पास वो मटेरियल हो तुरंत बना ले रहे हैं, और अभी हर डिमांड नहीं है तो हम अभी प्रोडक्ट नहीं बना रहे, इसको हम सेव करके या बचा के रख रहे हैं, बाद में जब डिमांड आएगी तो बनाएंगे। इस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए मटेरियल में। और जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना वो क्या करती है, कस्टमर की नीड्स पे डिपेंड करती है। कस्टमर को चाहिए तो हम बनाएंगे प्रोडक्ट, नहीं चाहिए तो नहीं बनाएंगे। तो मार्केट डिमांड्स पर डिपेंड करता है। इम्प्रूव इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो इम्प्रूव इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या कहता है, एफिशिएंट मटेरियल हैंडलिंग इज़ वेरी नेसेसरी फॉर इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट. इट इंश्योर्स एक्यूरेट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल, रिड्यूसिंग होल्डिंग कॉस्ट एंड प्रिवेंटिंग शॉर्टेज और ओवर कॉस्ट. अब इन्वेंट्री का मैनेज करना बहुत ज़रूरी है. अब हमें ये चेक करते रहना चाहिए कि हमारे स्टॉक में हमारा कितना रॉ मटेरियल बचा हुआ है, कब हमें नया स्टॉक लाना है रॉ मटेरियल का, कितना स्टॉक लेकर आना है. ये सब चीज़ों की जानकारी हमें होनी चाहिए. ये मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें कितने मटेरियल की ज़रूरत है ये हमें नहीं पता होगा पहले से, तो हमारी प्रोडक्शन बीच में रुक सकती, कॉन्टीन्यूस प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा. और ये भी पता होना चाहिए कि कितना मटेरियल हमें लेके आना है. क्या पता मटेरियल की ज़रूरत हमें कम है और हम ज़्यादा ले आए, बाद में वो वेस्ट हो गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. तो प्रॉपर ट्रैकिंग और कंट्रोलिंग होनी चाहिए मटेरियल की, ताकि हमारा कोई मटेरियल जो ला रहे हैं वो वेस्ट ना हो, शॉर्टेज भी ना हो और ओवर स्टॉक भी ना हो जाए. ओके, फिर आता है फैसिलिटेट स्केलेबिलिटी. मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेस एंड सिस्टम्स आर डिजाइन टू बी स्केलेबल टू अकोमोडेट ग्रोथ एंड चेंजेस इन प्रोडक्शन वॉल्यूम, ensuring the organization can meet the increasing demand efficiently. जो मटेरियल हैंडलिंग का जो प्रोसेस होता है और जो सिस्टम है, हम उसको इस तरह से डिज़ाइन करते हैं ताकि हम क्या करें, ग्रोथ और स्केल कर पाएँ अपनी प्रोडक्शन को, और अगर ज़रूरत पड़े तो हमारा जो ग्रोथ है अकोमोडेट कर पाएँ और चेंजेस ला पाएँ प्रोडक्शन के वॉल्यूम में. हम चाहें तो प्रोडक्शन का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं डिमांड के अकॉर्डिंग, कम कर सकते हैं डिमांड के अकॉर्डिंग, फ्लेक्सिबिलिटी होती है. उस तरह से कह रहा है कि हम स्केल भी कर सकते हैं, मतलब ग्रोथ अगर हम चाहें तो प्रोडक्शन की वॉल्यूम को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, ग्रोथ भी कर सकते हैं. ये भी फैसिलिटेट करता है. इसके बाद आते हैं कुछ फैक्टर्स जो आते हैं कि हमें फैक्टर्स अफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट. किस तरह के इक्विपमेंट को हम सेलेक्ट करें मटेरियल हैंडलिंग के टाइम. ओके,
फैक्टर्स अफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग के इक्विपमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए क्या क्या हमारे पास फैक्टर्स होने चाहिए। तो पहला फैक्टर यहाँ पे दिखा रहा है टाइप ऑफ मटेरियल। मटेरियल का टाइप किस तरीके का है, उसका नेचर क्या है, उसका साइज़ क्या है, उसका वेट क्या है, उसकी कंडीशंस क्या हैं। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि उस इक्विपमेंट कैसा होना चाहिए, उस टाइप ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो पहली चीज़ तो हमें ध्यान रखनी है कि वो इक्विपमेंट किस पे डिपेंड करेगा, कि उस मटेरियल का टाइप क्या है, साइज़ क्या है, नेचर क्या है, वेट क्या है, कंडीशन क्या है उस मटेरियल को रखने की। ये सब चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं। फिर आते हैं दूसरे पॉइंट पर, आता है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। अब मटेरियल का जो वॉल्यूम है वो कितना है। हाई वॉल्यूम का ऑपरेशन है, ज़्यादा कैपेसिटी वाला चाहिए हमें, कि हमें छोटी कैपेसिटी वाला चाहिए। ओके, तो यहाँ पे लिखा है सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट इज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस बाय द वॉल्यूम एंड द फ्लो ऑफ मटेरियल। कितना वॉल्यूम है मटेरियल का, हमें इस पे भी डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा वॉल्यूम का ऑपरेशन है तो हमें ग्रेटर कैपेसिटी वाले वो चाहिए, ऑटोमेटेड व्हीकल्स चाहिए, बॉटल नेक्स चाहिए, कन्वेयर्स चाहिए। और अगर छोटा प्रोडक्शन है, छोटा कैपेसिटी वाला है, तो छोटी चीज़ें चाहिए उसके लिए, छोटे मशीनरीज टूल्स चाहिए उसके लिए। Distance and path of movement. The distance over which material are to be moved and whether the path is straight or involve turns, elevation or declines with impact the selection. अच्छा, अब बोला गया है कि मान लीजिए हमारा जो मटेरियल है वो वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करता है, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि उन दोनों प्लेसेस में कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना रखती है, और फिर जो वहाँ पे जो रोड्स हैं वो कितनी स्ट्रेट पे हैं, कि बहुत सारे टर्न्स आएंगे, लिफ्ट लगी है कि नहीं, एलिवेशंस है क्या, ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है हमें वहाँ पर। फिर आता है वर्क स्पेस लेआउट। द अवेलेबिलिटी स्पेस एंड डिज़ाइन of a workspace plays an important role in choosing a material handling equipment. In the areas with limited space or narrow passages and their compact movable equipment is idle, while the spacious place larger equipment can be cost. बोला गया कि आपका देखना जहाँ पे आप इस प्रोडक्शन को करने वाले हो, मटेरियल को हैंडल करने वाले हो, वहाँ पे आपके पास कितनी स्पेस है। अगर आपके पास लिमिटेड स्पेस है, नैरो नैरो पैसेज है, मतलब पतले पतले पैसेजेस हैं, रास्ते हैं, तो उस हिसाब से आपको मूवेबल इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। पर आपके पास अगर वर्क स्पेस ज़्यादा है तो आप बड़े इक्विपमेंट्स को ला सकते हो ईजली। फिर आता है ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट। तो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट नीड इंक्लूडिंग स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, एक्यूरेसी, type of equipment needed. Operations requiring fast material movement may need equipment with high speed and quick loading and unloading capacities. देखो यहाँ पे बोला गया है कि ऑपरेशन नीड क्या है आपकी, कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, ज़्यादा जल्दी काम होना चाहिए, तो आपको उस हिसाब से इक्विपमेंट चाहिए। आप चाहते हो कि काम जल्दी जल्दी हो जाए, स्पीड में हो जाए, आप क्विक लोडिंग और अनलोडिंग हो, तो हिसाब से आपको इक्विपमेंट चाहिए होगा। नहीं तो अगर आप चाहते हो कि आराम से काम हो, तो हिसाब से आपको छोटे इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे। वो आप डिपेंड करता है कि आपका ऑपरेशनल नीड क्या है, आप किस तरह का आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और आप किस तरह से मैन्युफैक्चर करते हो, वो उस पर डिपेंड करता है। फिर इकोनॉमिक कंडीशन तो साफ साफ बताता है कि आपके पास भाई कितना पैसा है, कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इनिशियल कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट एंड एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट आर वाइटल इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो बोला गया एक तो आपके पास कितना पैसा है कि आप इक्विपमेंट बाय कर सकते हो, फिर उसकी इनिशियल कॉस्ट जो लगेगी वो तो लगेगी ही, लेकिन उसको मेंटेन करने के भी पैसे लगते हैं। फिर वो कुछ साल चलेगी, मान लो 5 साल चलेगी, 10 साल के लिए इक्विपमेंट चलेगा वो, उस हिसाब से आपको देखना है कि आप खर्च कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो इतना। फिर सेफ्टी एंड कंफर्ट। इक्विपमेंट शुड बी यूज़र फ्रेंडली। अब बोला गया जो इक्विपमेंट है ना वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, बहुत ज़्यादा वैसा नहीं कि लोगों को समझ, आपके लेबर्स को, आपके वर्कर्स को समझ ही नहीं आ रहा कैसे यूज़ करना है, तो उस तरीके का नहीं होना चाहिए, ईजी और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। फिर आता है इकोनॉमिक कंसिडरेशन। वाइल चूजिंग इक्विपमेंट इट्स इंपॉर्टेंट टू थिंक अबाउट हाउ much it will affect the environment. It includes considering how much energy it use it, whether it release a harmful substance or noise. Okay, environmental consideration का मतलब है कि जो आप इक्विपमेंट लेके आने वाले हो, कहीं वो कोई इन्वायरमेंट को तो हार्म नहीं कर रहा है। कोई मान लो उसमें से कोई गैसेस निकल रही हैं, या फिर बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है उस आपकी मशीनरी में से, कार्बन निकल रहा है,
या फिर और भी बहुत चीज़ें जो हार्म कर रही हैं आपके एनवायरनमेंट को, ऐसा कुछ तो वो एमिट नहीं करता ना आपका मशीनरी या इक्विपमेंट। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कोई ऐसी हार्मफुल सब्सटेंस या नॉइज़ ना क्रिएट करता हो कि बाकी एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम हो रही है, आसपास के लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। इस बात का ध्यान रखना है। Ability of power. The ability and type of power sources: electric power, solar power, battery power, mechanical power, hydraulic power, nuclear power, thermal power, wind power. अच्छा, अब ये कह रहा है कि आपके पास कौन सा पावर अवेलेबल है। क्या आप उसे बिजली से चलाने वाले हो उस इक्विपमेंट को, या सोलर पैनल का यूज़ करोगे, या बैटरी का यूज़ करोगे, या मैकेनिकल पावर होगा, या हाइड्रोलिक होगा, न्यूक्लियर पावर, किस तरह की पावर से आप उसको चलाने वाले हो, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आप उसको इलेक्ट्रिसिटी से चलाने वाले हो तो उसका भी कॉस्ट आएगा, उसको ऐड करना पड़ेगा। आप उसे सोलर पैनल से चलाओगे, सोलर पावर चलाओगे तो उसका आपको अलग से खर्चा करना पड़ेगा सोलर पैनल के लिए। तो ये आपको सब देखना पड़ेगा इसमें। कंपैटिबल विद अदर सिस्टम। अब बोला गया द इक्विपमेंट शुड बी कंपैटिबल एंड कैन बी अपडेटेड विद अदर सिस्टम एंड इक्विपमेंट इन द वर्क प्लेस। तो बोला गया वो बाकी जो सिस्टम्स है, बाकी जो इक्विपमेंट्स या सिस्टम्स है, उनके साथ वो कंपैटिबल होना चाहिए, उनके साथ वो आसानी से वर्क कर ले, ऐसा होना चाहिए। आपके वर्क प्लेस पर वो काम कर ले, ऐसा होना चाहिए। बाकी इक्विपमेंट के साथ उसकी ऐसा हो कि कंपैटिबिलिटी बैठे, ये ना कि वो चलेगा, अगर एक इक्विपमेंट चलेगा दूसरा ना चले, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर रिलायबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। द इक्विपमेंट शुड बी रिलायबल एंड ड्यूरेबल टू मिनिमाइज द डाउन टाइम। During downtime, productivity is often halted and reduced as the necessary tools or systems are not functioning. It is also a factor affecting the selection of the material handling equipment. बोला गया कि आप उस इक्विपमेंट पे कितना रिलाई कर सकते हो और कितना ड्यूरेबल होगा वो प्रोडक्ट। आपको इस चीज़ को भी ध्यान में रख के चलना है। क्या आप उस प्रोडक्ट पर, उस इक्विपमेंट पे रिलाई करके आगे चल सकते हो फ्यूचर पे कि नहीं, आपको डिसीजन लेना है। और क्या वो ड्यूरेबल है कि नहीं, इस पर भी ध्यान रखना है। लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस। अब यहाँ बोला गया है कि जो आप इक्विपमेंट लेकर आओगे वो लोकल, स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट के रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स को मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो इलीगल हो या कुछ हार्मफुल हो जो गवर्नमेंट ने यूज़ करने से मना किया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो लीगल स्टैंडर्ड्स को मैच करना चाहिए। ओके। फिर वेंडर रेपुटेशन एंड सपोर्ट। द रेपुटेशन ऑफ द इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर और सप्लायर एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द आफ्टर सेल सपोर्ट एंड स्पेयर पार्ट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने कोई प्रोडक्ट बेच दिया और उसके बाद आपका काम ख़त्म नहीं होता है। रिमेंबर दैट, कोई भी प्रोडक्ट सेल करने के बाद आपका काम ख़त्म नहीं होता है। आपको उस पर आफ्टर सेल सपोर्ट देना चाहिए अपने कस्टमर्स को, एक अच्छा कस्टमर रिलेशन बनाने के लिए। तो आफ्टर सेल सपोर्ट देना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जब आप अपने कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हो या फिर उनका सेटिस्फैक्शन चाहते हो। तो रेपुटेशन कब बनती है, जब एक मैन्युफैक्चरर और सप्लायर क्या करता है, आफ्टर सेल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है।